हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का भी जो एग्ज़ाम चल रहा है 28 तारीख से। अभी 28 तारीख और 29 तारीख और 30 तारीख ये तीनों दिनों के एग्ज़ाम्स के पेपर देखने के बाद मैं ये कंक्लूजन पे निकला हूँ कि जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर की बात हटा दीजिए तो जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस है उसके जो 90% क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से एज इट इज उठाए गए हैं। तो इसको देखते हुए मुझे ये समझ में आया कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो मोस्टली स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही लिया जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2016-17 में, एनटीपीसी का प्री और मेंस दोनों एग्जाम, वो दोनों एग्जाम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट जो है वो है भारतीय राज व्यवस्था, यानी इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो भारत में कौन सी तिथि मनाई जाती है? 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। ये जो 26 नवंबर को ही हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो कि बाद में जाकर 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, बिल्कुल सही है। और कह रहा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि ए और आर जो है वो दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की उचित व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में होता है, उसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया जाता है। और फिर 26 जनवरी को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आते हैं जब तक कि हमारी देश स्वतंत्र नहीं हो जाती है। फिर जब 15 अगस्त 1947 को हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद से फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते आते हैं। और फिर 26 जनवरी को याद रखने हेतु फिर संविधान को हम लोग 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं और तब से फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? यह कानून के शासन को विधिवत करता है, ये बिल्कुल सही है। यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो यह गलत है। क्योंकि अगर भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान जो है वो एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अंतर्गत जो है वो देश की सरकार जो है वो कार्य करती है। और यह जो है वो संविधान जो है वो देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था और उनके अधिकारों या उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो संविधान सभा की अगर बात करते हैं तो ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाता है। अगर आपसे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत पूछ लेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। और मई 1949 एक और डेट याद रखिएगा, मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए। तो संविधान के अनुसार 3:2 होना चाहिए। और आप लोगों को पता ही होगा कि ध्वज के बीच के चक्र में जो है वो 24 तिलियां होती है। एक चीज यहां से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रगान की तो ये जो राष्ट्रगान है वो मूल रूप से बंगला में रचित है और फिर इसको हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपना लिया जाता है। अगर राष्ट्रीय गीत पूछ दे तो फिर वो हो जाएगा वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। अगर हम राष्ट्रगान की बात करते हैं तो इसके गायन का जो समय है वो 52 सेकंड है और संक्षिप्त अवधि की अगर बात करते हैं तो वो है 20 सेकंड। सर्वप्रथम जो है वो राष्ट्रगान 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब यह है कि राज्य का जो प्रमुख है वो उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब भारत जो है वो गणतंत्र है, मतलब भारत का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, ना कि वो वंशानुगत होगा। भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होता है जिसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान जो है वो सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। तो ये भारत का संविधान जो है वो सर्वाधिक लंबा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत की जो संविधान है उसकी निर्माण प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और कुल इसके प्रारूप पर 114 दिन बहस हुआ था। अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्रथम लिखित संविधान किसका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो पूर्ण लिखित संविधान है और यह जो है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है और उसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के ब्लैंक अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो देखिए मूल अधिकार की बात जैसे ही हम लोग करते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 3 संयुक्त राज्य अमेरिका और अनुच्छेद 12 से 35। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12 से 35। देखिए कुल जो मूल अधिकार हैं वो अब बच के रह गए हैं 6, पहले थे 7, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध होता है। तो देखिए धर्म, कुल, लिंग, जाति एवं जनस्थान जो कि अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव का निषेध है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारतीयों को प्राप्त है। अगर हम बात करते हैं सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की सामान्यता जो कि अनुच्छेद 16 कहता है, ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद 29, ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 26 में वर्णन है, यह भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए अगर बात करते हैं स्वतंत्रता की अधिकार, तो ये तो एक मौलिक अधिकार है जो कि हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। जीने का अधिकार जो कि है अनुच्छेद 21 में, ये भी एक मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है, ये भी एक मौलिक अधिकार है। देश की रक्षा का अधिकार ये जो है वो नहीं, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देश की रक्षा जो है वो मूल अधिकार नहीं है, बल्कि देश की रक्षा जो है वो मूल कर्तव्य है जो कि संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के खंड घ में वर्णित है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 में ही कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण और अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अपराध की दोष शिक्षी के संबंध में सुरक्षा नहीं, ये तो अनुच्छेद 20 कहता है। मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, ये अनुच्छेद 23 कहता है। अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा, तो हाँ यही अनुच्छेद 20 कहता है। धार्मिक आधार पर कर निषेध, तो ये अनुच्छेद 29 कहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों की हितों में सुरक्षा। अल्पसंख्यकों की हितों में जो सुरक्षा है ये अनुच्छेद 29 कहता है। अपराध की दो चीजों में संरक्षण अनुच्छेद 20 और ये मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध जो है वो अनुच्छेद 23 कहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाग 4 क, अनुच्छेद 51 क, 42वां संविधान संशोधन 1976 और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51 भारत के प्रत्येक नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। तो देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद पूछ रहा है, तो 2002 के बाद टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। अगर हम बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और उसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के
पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या है? तो देखिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में जो गठित समिति थी उसकी नाम था LM सिंघवी समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक मेहता समिति की बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 1977 में। जी बेकी राव समिति की अगर बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 1985 में। और बलवंत राय मेहता समिति की गठन हुआ था 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति से याद रखिएगा यही समिति था जो पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश किया था। अगर हम बात यहाँ पे राजीव गांधी की करते हैं तो राजीव गांधी का जो एज ए प्रधानमंत्री टेन्योर था वो था 1984 से लेकर 1989 तक। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए अगर कह रहा है कि उन महान आदर्शों पर गर्व करना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, तो ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पूछ रहा नहीं है आम चुनाव में मतदान करना, तो आम चुनाव में मतदान करना जो है वो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो आपको याद होना चाहिए भाग 4 क, अनुच्छेद 51 का 1 क और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा का अधिकार कब से एक मौलिक अधिकार बना? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 2010 अप्रैल 2010 में एक मौलिक अधिकार बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब 46वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, तो उसके द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है 21 क, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया जाता है। और इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है वो संसद के द्वारा पारित किया जाता है, जो कि फिर 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब आप लोग पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 55 पढ़े होंगे। अनुच्छेद 55 ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 ये कहता है कि अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। अब पुडुचेरी और दिल्ली के भी सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति जो होगा या राष्ट्रपति के रूप में जो भी व्यक्ति कार्य करेगा या उसके कार्यों का निर्वहन करेगा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने क्या करेगा, शपथ लेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं प्रेजेंट होंगे मतलब अनुपस्थित होंगे तो उच्चतम न्यायालय के को जो भी वरिष्ठतम वकील होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उनके समक्ष वो शपथ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, दोनों के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ उसका जो फैसले का निपटारा करेगा वो करेगा उच्चतम न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। और ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 71 के अनुसार। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर जो है वो निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, तो भी उसके द्वारा जो किए गए कार्य होंगे वो अवैध साबित नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए प्रणब मुखर्जी की अगर बात करते हैं तो प्रणब मुखर्जी का जो टेन्योर था वो था 2012 से लेकर 2017 तक। और अगर व्यक्ति विशेष के रूप में पूछेगा तो व्यक्ति विशेष के रूप में जो इनका टेन्योर था वो था 13वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 13वां। वर्तमान में भारत के जो व्यक्ति के रूप में अगर देखिएगा व्यक्ति के अनुसार तो भारत के अभी 14वें राष्ट्रपति हैं और उनका नाम है रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? तो भारतीय नागरिक हो, ये बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए, ये भी सही है। लोकसभा की सदस्यता का धारक हो, ये गलत है क्योंकि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, ना कि लोकसभा की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 63 में और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से लेकर 1962 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं जीएस पाठक की, तो जीएस पाठक जो थे वो चौथे उपराष्ट्रपति थे, जिनका टेन्योर था 1969 से लेकर 1974 तक। अभी जो उपराष्ट्रपति हैं वो व्यक्ति के रूप में उनका जो स्थान है वो है 13वां, और उनका नाम है एम वेंकैया नायडू, जो कि 2017 से अभी कार्यरत हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। मोहम्मद हामिद अंसारी की बात करते हैं तो ये 12वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। 2007 से लेकर 2017 तक इनका टेन्योर था। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, ये राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, और इनका जो टेन्योर था राष्ट्रपति के रूप में वो था 2002 से लेकर 2007 तक। अगर रामास्वामी वेंकटरमन की बात करते हैं तो ये भी 7वें उपराष्ट्रपति थे, उनका टेन्योर था 1984 से लेकर 1987 तक। शंकर दयाल शर्मा 8वें उपराष्ट्रपति थे, और इनका टेन्योर था 1987 से लेकर 1992 तक। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण वैधानिक सत्ता का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैंक भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो जो संसद है वो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है, और संसद जो है वो विधि निर्माण का कार्य करता है। और यह जो है वो द्विसदनीय व्यवस्था प्रणाली वाली व्यवस्था है, जिसमें जो लोकसभा होता है वो संसद का निम्न सदन होता है, और जो राज्यसभा होता है वो संसद का उच्च सदन होता है। नेक्स्ट है हमारा कि एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है, और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में अंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति जो है वो इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता था। क्यों? क्योंकि अभी जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है 2019 में, उसमें लोकसभा और विधानसभाओं में जो लोकसभा में जो अंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी जो उपबंध थे उसको 2020 से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि राज्यसभा को ब्लैंक नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो इसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की जो संरचना है वो है अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा जो है वो निम्न सदन, राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी निकाय है, और इसका जो विघटन है वो कभी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कि राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है। तो राज्यसभा की सदस्यता की अवधि की बात करते हैं तो यह है 6 वर्ष। देखिए अनुच्छेद 83 के 1 के तहत राज्यसभा का जो विघटन है वो नहीं होता है, और यह एक अस्थायी सदन है, और इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या ब्लैंक है। इसके अलावा संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो देखिए अगर बात करते हैं तो सदस्यों की निर्धारित संख्या जो है वो है 550, और 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये 550 की, तो इस 550 में देखिए है क्या क्या, टोटल हो गए 550 और 2 हो गए एंग्लो इंडियन, यानी टोटल हो गए 552, जिसमें 530 जो है वो राज्यों के, 20 जो है वो संघ राज्यों के, और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में तो 543 हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या, और अभी 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो भारतीय सदस्यों का जो मनोनयन का प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है जीबी मावलंकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीबी मावलंकर, या कहीं कहीं लिखा रहेगा गणेश मावलंकर। अगर अभी की बात करते हैं तो अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो 530 होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, और 20 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से इनका मनोनयन होता था, लेकिन अब इनका मनोनयन जो है वो खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 101 के तहत कहा गया है कि जो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो है वो अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग सिर्फ तभी कर सकता है जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 100।
नेक्स्ट हमारा कि स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। तो स्वतंत्र भारत में जो पहला आम चुनाव था जो 1951-52 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा का जो प्रथम चुनाव था वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था और यह जो चुनाव है वो टोटल 489 सीटों के लिए हुआ था। और फिर जाके प्रथम लोकसभा का जो पहला अधिवेशन होता है वो 13 मई 1952 को होता है। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि भारत एक सार्वभौम देश है, बिल्कुल सही है, और इसका संसद दिल्ली में है, ये भी सही है। यहाँ पे जो अभिकथन और कारण है वो दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ है। तो लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ होता है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मंत्री। देखिए संविधान के अनुच्छेद 75(1) इस 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है या किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी मंत्री को बनाया जाता है जो कि लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य की कुल सदस्यों का कितना होता है। तो ये 1/10वां भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वां भाग होगा। ये किसके अनुसार होता है? अनुच्छेद 103 के अनुसार होता है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोरम जो है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। देखिए ये जो कोरम व्यवस्था था इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको एज इट इज कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है। देखिए यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कौन बन सकता है? भारत का जो प्रधानमंत्री है वो संसद सदस्य बन सकता है या तो वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो या फिर 6 माह के भीतर उसे सदन का सदस्य होना हो, अगर नहीं भी है तो। और उसके लिए देखिए अगर हम बात करते हैं लोकसभा के लिए तो लोकसभा के लिए कितना चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितना चाहिए? न्यूनतम 30 वर्ष। तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हो सकता है, तो प्रधानमंत्री जो न्यूनतम है वो 25 वर्ष का हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 साल। नेक्स्ट हमारा कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात कीजिएगा तो वो हो जाएंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का टेन्योर कब था? 1977 से लेकर 1979 तक। देखिए सबसे पहले तो हैं जवाहरलाल नेहरू जो कि 1947 से लेकर 1964 तक रहते हैं। फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जो कि 64 से लेकर 66 तक रहते हैं। फिर आती हैं इंदिरा गांधी जो कि 66 से लेकर 77 तक रहती हैं। और फिर 77 में गैर कांग्रेसी सरकार बनता है मोरारजी देसाई जो कि 77 से लेकर 79 तक रहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था। अगर हम लोग बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, नरेंद्र मोदी। क्योंकि मनमोहन सिंह की अगर बात करते हैं तो मनमोहन सिंह का जो जन्म है वो 1932 में। IK गुजराल की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म है 1919 में, मृत्यु है 2012 में। राजीव गांधी की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म है 1944 में और मृत्यु है 1991 में। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। तो दिल्ली में संसद भवन का जो निर्माण है वो 1921 से लेकर 1927 के बीच किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में इसका उद्घाटन हुआ था और 1927 में फिर बनकर तैयार होता है और फिर उसका उद्घाटन करता है कौन? लॉर्ड इरविन। इसके निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसके निर्माण में टोटल 83 लाख रुपए खर्च होता है। अभी आप लोग रिसेंटली पढ़े होंगे कि नए संसद भवन की नींव रखी गई है कितने खर्च से? 861.90 करोड़ के खर्च से। और किसको मिला है वो प्रोजेक्ट? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। नेक्स्ट है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा का जो सदस्यों का चुनाव है वो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अनुच्छेद 80(4) के तहत राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा जो है वो उच्च सदन में होता है और इसकी जो संरचना है वो है अनुच्छेद 80 में। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए एक तो उच्चतम न्यायालय आप लोग पढ़े होंगे कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में उसका निर्माण होता है उच्चतम न्यायालय की। लेकिन ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो ये हुआ था 1950 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आता है और भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन पश्चात ही यानी 28 जनवरी 1950 को फिर यह कार्य करना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट हमारा भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। तो यह आया था कब? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है हमारा
कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन कहता है भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ये बिल्कुल सही है। भारत में जो न्यायपालिका है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि न्यायिक प्रशासन में न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका, न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका एवं विधायिका के दबाव से मुक्त होकर कार्य करे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। ये गलत बात है। न्यायपालिका जरूरी नहीं है कि हर एक केस में वो सरकार का समर्थन ही करे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। किसमें? सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ शिखर के रूप में। देखिए एक आपने पढ़ा होगा संविधान के अनुच्छेद 127(1) और संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय अगर सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करना है या चालू रखना है और उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त नहीं होती है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किससे सलाह लेकर? राष्ट्रपति से सलाह लेकर। नेक्स्ट है हमारा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए यहां पूछ रहा है उच्चतम न्यायालय, तब आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, और अगर यही पूछ देगा उच्च न्यायालय तब आपका आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो सिक्किम की अगर बात करते हैं तो यह भारत का राज्य बना 1975 में। देखिए अगर संविधान के 35वें संशोधन की बात करते हैं तो 35वां संविधान संशोधन जब होता है 1974 में, तो सिक्किम को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। और फिर जब 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, तब सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण रूप मतलब 22वें राज्य के रूप में दर्जा दे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1975। नेक्स्ट हमारा कि गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए ये दिया गया था 1967 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1967 में गोवा को जो है वो महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प दिया गया था और यही 1967 में एक जनमत संग्रह होता है गोवा में, और तब जाके गोवा के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे केंद्र शासित प्रदेश में ही रहना पसंद है। लेकिन फिर जाकर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि भारत का जो क्षेत्र है वो राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि राज्यों का कुल क्षेत्र मिलाकर ही तो भारत का कुल क्षेत्र बनता है। तो ये तो गलत है। भारत राज्यों का एक संघ है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है और दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की अगर नियुक्ति की बात करते हैं तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और अनुच्छेद 155 याद रखिएगा, इसी अनुच्छेद 155 के तहत जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और एक और याद रखिएगा अनुच्छेद 156 का 1, अनुच्छेद 156(1) के तहत ही जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी वर्ष रखी गई है? तो राज्यपाल के रूप में अगर नियुक्ति चाहिए तो निर्धारित उसको कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। एक राज्यपाल से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, वो है कि 7वां संविधान संशोधन जो 1956 हुआ था, 1956 में हुआ था, यही 7वें संविधान संशोधन में यह कहा गया था कि एक राज्यपाल जो राज्यपाल होगा वो एक से अधिक राज्यों के भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो द्विसदनीय विधानसभा की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब है कि विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार राज्य की विधानपालिका जो है वो एक सदनीय या द्विसदनीय होती है। द्विसदनात्मक में होता क्या है कि विधानपालिका जो होती है वो उच्च सदन होता है और विधानसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसको उपराज्यपाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत के राज्यों की अगर बात करते हैं तो सब राज्यों में तो अपनी चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो वो सीधे सीधे भारत सरकार के शासन के अंडर में होता है। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक या फिर उपराज्यपाल को नामित करता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी हम लोगों ने देखा कि केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।
नेक्स्ट है कि भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है। तो देखिए मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री होता कौन है, राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और विधानसभा में सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी कितनी चाहिए, 25 वर्ष। नेक्स्ट हमारा कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद समरूप होता है, तो ये गलत है क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री के पद के स्वरूप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो महिला मुख्यमंत्री सबसे पहले बनी है सुचित्रा कृपलानी। कब, 1963 में। और कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। अगर राज्यपाल पूछ ले तो राज्यपाल सबसे पहले बनी है महिला सरोजिनी नायडू और लोकसभा अध्यक्ष महिला में पूछ ले तो सबसे पहले बनी है मीरा कुमार। नेक्स्ट हमारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है संसद का दोनों सदन। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और उनका नाम है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या है। तो सीईसी जो होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट हमारा कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। 3 तरह के आपातकालों का प्रावधान है हमारे संविधान में। एक है राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें, अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल से एक चीज याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही संसद के दोनों सदनों के सम्मुख इसको रखना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट हमारा कि किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में लगाया गया था और सर्वाधिक समय के लिए पूछ ले तब आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो है वो पहला संशोधन 1951 में किया गया था और इसी के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना से एक चीज याद रखिएगा, भारत की संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 52वां संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए ये बात कर रहा है 52वां संविधान संशोधन। देखिए सबसे पहले तो टोटल भाषाओं अभी हैं 22, पहले था 14, फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया सिंधी को, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को, और फिर 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को। तो यहाँ पूछ रहा नहीं कौन है, तो कन्नड़ नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो ये करता है 93वां संविधान संशोधन 2005 या 6 है, एक बार देख लीजिएगा, 2005 या 6 है शायद। तो 93वां संविधान संशोधन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और किसके तहत, संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान का 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में है। भारत में जीएसटी शुरू करना, नहीं, भारत में जीएसटी शुरू करना है 101वां संविधान संशोधन जो कि 2017 में होता है। ये 99वां संविधान संशोधन होता है 2014 में, और इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक चीज यहाँ याद रखिएगा, ये होता कब है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना, 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। और फिर 2015 को जो न्यायमूर्ति थे JS खेहर, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ बनती है जो कि 4-1 के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया जाता है, और साथ ही कोलेजियम प्रणाली को दोबारा से बहाल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य की
क्षेत्रों की सूची दी गई है, तो ये दिया गया है पहली अनुसूची में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन। अगर हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, और छठी अनुसूची में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि छठी अनुसूची में कौन से 4 राज्यों का वर्णन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें नागालैंड नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट है हमारा कि धार आयोग और जेबीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था। देखिए, सबसे पहले आता है धार आयोग। धार आयोग जो आता है वो इसकी समीक्षा करने आता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो धार आयोग है वो मना कर देता है कि नहीं होना चाहिए, और फिर इसी की देखरेख के लिए, मतलब इसके विचारों को दोबारा ये करने के लिए आता है जेबीपी समिति। जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया के नेतृत्व में। और फिर ये भी कह देता है कि नहीं, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद राम लुल्लू जो है वो धरना पर बैठ जाते हैं, फिर 54 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर भाषाई आधारों पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किस में नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काका कालेलकर। अभी अगर बात करते हैं, अभी फिलहाल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट है हमारा कि ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। तो ये जो था वो रामनंदन समिति था। रामनंदन जो थे वो पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति किया गया था, और इन्होंने ही ये बताया था कि ओबीसी जो वर्ग है उसमें क्रीमी लेयर की पहचान किया जाए। और फिर ये समिति जो है वो 1992 में गठित होता है, और 1993 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जो कि भारत सरकार स्वीकार कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामनंदन समिति। नेक्स्ट है हमारा कि यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। तो यूएनओ की अगर बात करते हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी फिलहाल अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, तो इनके हेड का नाम है एंटोनियो गुतेरेस, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अभी इसके जो मेंबर कंट्री है वो है 193, और 193वां देश जो है वो है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर बात करते हैं, तो ये क्या है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पर्यावरण से संबंधित अगर किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामले सहित पर्यावरण संरक्षण या वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। अगर राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करते हैं, तो अभी फिलहाल इनके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट हमारा कि एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है। तो एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला जो सिद्धांत है वो है एक आदमी एक वोट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, भारत में अभी फिलहाल की अगर बात करते हैं, तो भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, और ये जो छठे अल्पसंख्यक था वो था जैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन। इससे पहले 5 कौन थे? इससे पहले 5 थे मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और बौद्ध। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो अभी फिलहाल इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सैयद घयार उल हसन रिजवी। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो ये 22 को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले 14 थे, फिर 8 जुटे और टोटल हो गए 22। ये 8 जुटने का जो क्रम है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया, फिर 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। नेक्स्ट हमारा आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो आम आदमी पार्टी का जो गठन है वो 2012 में किया गया था। इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान दिवस की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर जंतर मंतर दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 26 जनवरी 2002 के कानून के अनुसार भारतीय तिरंगे को फहराने के नियमों में निम्न में से क्या सत्य नहीं है।
तो देखिए, अगर कह रहा है कि आम जनता को अपने घरों में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है, तो यही गलत है, क्योंकि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिससे पहले ब्लैंक स्टेडियम कहा जाता था, तो उसको पहले इरविन स्टेडियम कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर वर्तमान में इसको अभी क्या कहा जाता है, वर्तमान में इसको नेशनल स्टेडियम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत मतदान के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भी मतदान कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि देखिए मतदान जो है वो निर्णय लेने और अपना विचार प्रकट करने का एक अधिकार है या विधि है, और भारतीय लोकतंत्र प्रणाली के तहत जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग जो है वो मतदान नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मतदान से एक चीज याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989, और इसी के तहत क्या था, मतदान की जो आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री ब्लैंक के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि भारत का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास संबंधी संस्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा भूटान की राजभाषा कौन सी है। तो भूटान की राजभाषा है जोंगखा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करते हैं तब है नूगल ट्रम। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। यहाँ बात कर रहा है वर्ष 1986 में, तो वर्ष 1986 में हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और अभी इनके प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट हमारा अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य यानी इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और यहाँ के अभी तत्कालीन राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। तो देखिए बांग्लादेश जो है वो स्वतंत्र लोकतंत्रीय देश बनता है जनवरी 1972 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के लिए एक मुक्ति बाहिनी नाम से एक सेना का गठन किया जाता है, और ये जो मुक्ति बाहिनी नामक जो सेना है वो भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना को हरा देता है। फिर जाकर 1971 में पाकिस्तान की जो सेना है वो समर्पण कर देता है, और फिर पूर्वी पाकिस्तान जो होता है वो एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आ जाता है, और फिर जनवरी 1972 में पूर्वी पाकिस्तान का जो है वो नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया जाता है, और यह संविधान के तहत स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1972। नेक्स्ट है हमारा मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल होती हैं। तो ये 14 पट्टियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 पट्टियां। अगर हम मलेशिया की बात करते हैं तो ये एक एशिया का देश है जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किसमें संवैधानिक राजतंत्र है। तो संवैधानिक राजतंत्र है भूटान में। भूटान जो है वो लोकतांत्रिक रूप से संवैधानिक राजतंत्र को चलाने के लिए विश्व में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देखिए सबसे पहले प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा कौन प्रस्तुत किया था, तो वो तो किया था हेनरी फेयोल, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो उसका नाम है फ्रेडरिक टेलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये था आज का पूरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एनटीपीसी के जितने भी प्री या मेंस में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोगों ने देख लिया। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज आगे आप लोगों को और भी वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और कौन से सब्जेक्ट का वीडियो फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आया, मैं स्टार्टिंग में भी बताया, क्योंकि मैं 3 दिन के पहले पेपर एनालिसिस किया हूँ। 28, 29 और 30 तारीख के पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो स्टैटिक जीके का पोर्सन अभी भी रेलवे में पूछे जा रहा है वो 85 से लेकर 90% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एज इट इज उठाए जा रहे हैं, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा।
तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।